Hello guys, welcome back to our channel Sawmill Study Circle. In this lecture, we will be doing exercise 3.5, question number 4, all parts. So let's start with our part number 1. Question says that a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. मीन्स क्वेश्चन हमें कह रहे हैं हमारे पास दो स्टूडेंट है ए और बी, उनका कॉस्ट पर डे फूड के हिसाब से लगता है। लेकिन जैसे हमने आपको ये एक्सरसाइज 3.4 में भी सेम क्वेश्चन था जिसमें हमें कॉस्ट पर डे निकालना था और फिक्स चार्ज 3 दिन 2 दिन के लिए हमने ये लेट किया था। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 था वो हमारा। लेकिन इसमें एक्चुअली दो स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया ए और बी में कि वो एक वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाते हैं मेस खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे जो जितना कॉस्ट पर डे चार्जेस लगता है उतना तो लगता है। जैसे अब जीएसटी उतना जीएसटी कॉस्ट टैक्स उस पर लगेगा, तो हमने लेट करे कि जो उसके फिक्स चार्जेस थे ₹X है और फिक्स चार्जेस फॉर फूड पर डे मतलब कि जो फूड पर डे खा रहे थे उसको हमने ₹Y लेट करे। तब सिचुएशन पढ़ते हैं कि हमें सिचुएशन क्या बोली गई है। व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000 एज होटल चार्जेस। मतलब कि ए स्टूडेंट है, उसने 20 डेज के लिए खाना खाया और उसका टोटल बिल ₹1000 बढ़ा है एज होटल चार्जेस के लिए। तो मतलब कि इक्वेशन बनेगी x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अब आप लोग समझिए कि x प्लस 20y क्यों लिखा है, क्योंकि 20 डेज तो हमने लेट किया है ना, मतलब y हमने किसके लिए लेट किया है, फूड पर डे के लिए। तो x प्लस 20y किसके इक्वल आ जाएगा, 1000 के लिए। और बी स्टूडेंट के लिए पढ़ते हैं, who takes food for 26 days pays ₹1180 as hotel charges। तो मतलब सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, x plus 26y is equal to 1180। तो आपके पास अभी दो इक्वेशंस रेडी हो गई हैं। आप इन्हें कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन से करिए, एलिमिनेशन से करिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ये भी कहा था कि अगर इससे सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो आंसर निकाले, अगर नहीं निकलते तो एकदम दिस इक्वेशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो हमने सेम लेट किया है, न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब कि हमने न्यूमरेटर में से सबट्रैक्ट किया है 1, तो मतलब x माइनस 1 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 1/3। तो अब हम इन दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनेंगे, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड बनाते हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड किया, मतलब x डिवाइड बाय y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4 के इक्वल। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, सो 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। तो देखिए ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो अब आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालेंगे। और क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नंबर, तो नंबर देखिए जैसे हमने सब एग्जांपल के तौर से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, y की आ गई 3। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर क्या है, सो द नंबर बिकम्स 2/3। अगर ये वर्ड प्रॉब्लम 3 या 4 मार्क्स की आती है, तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं लिखा कि नंबर बिकम्स 2/3, तो आपका यहाँ पे स्ट्रेट अवे 1 मार्क कट जाएगा, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया गया है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करिएगा और जो क्वेश्चन में पूछा गया तो आंसर कीजिएगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या लेट करे, लेट द मार्क्स स्कोर्ड फॉर ईच करेक्ट आंसर बी x एंड लेट द मार्क्स स्कोर्ड फॉर ईच रॉन्ग आंसर बी y। तो मतलब कि यश को 3 मार्क्स मिले हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए। तो मतलब कि 3x प्लस लूजिंग के लिए मिला है 1 मार्क, तो मतलब 1y इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, 40 के लिए, 40 के इक्वल। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
आगे बोला गया है कि had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash should have scored 50 marks. So next part बोला गया है कि each right answer के लिए उसे मिले 2 marks, तो 2x plus and for each marks for deduction, so it will be 4x plus 2y is equal to 50. ठीक है, तो देखिए ये बन गई हमारी दो इक्वेशन। तो आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आगे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। अब ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का कैसे फाइंड आउट करोगे, एक्स और वाई को ऐड करके, जिससे आपका इसका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट के लिए, क्योंकि उसने बोला है ना कि टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। तो आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल के फॉर ईच करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर से आप इसका आंसर निकालेंगे। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के 2017 के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, तो अपनी बुक्स में मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे जनरली टीचर्स ये वाला क्वेश्चन अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन या फिर प्री बोर्ड एग्जाम में जरूर डालते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए कि उसमें हम 2 डिस्टेंसेस के बात कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब फिजिक्स के एक फॉर्मूले की यूज होगी इस क्वेश्चन में, इसलिए बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 2 कार्स की स्पीड निकालनी है, ए और बी कार की। तो हमने क्वेश्चन में लिख दिया है लेट द स्पीड ऑफ ए एंड बी कार बी x किलोमीटर एंड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें सिचुएशन गिवन है कि जो हमारी कार्स हैं 2 डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। देखिए ये हमारी कार ए है और एक कार बी है। एक सिचुएशन में बोला गया है कि ये जो 2 कार्स हैं सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, मतलब कि a प्लस बी हो जाएगा इधर, हाँ जी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में कार्स तो आगे बढ़ रही है। और सेकंड सिचुएशन में बोला है कि जो हमारी कार्स ए और बी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जो हमारी ए और बी कार है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो मतलब एक बी कार इस तरफ मूव कर रही है और ए कार इस तरफ मूव कर रही है, तो मतलब a माइनस बी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर आप पास आते रहोगे तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, दूर जाते रहोगे तो डिस्टेंस ऐड होता रहेगा। तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में अब लिखते हैं हम कार मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, लिखा हमने x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो हमें बोला गया है कि जो हमारी कार ए और बी है वो 5 घंटे में 100 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस मूव करती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 घंटे में जो हमारी कार ए और बी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है 100 डिस्टेंस के साथ। तो मतलब कि जो हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है वो कितना है, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें 100 किलोमीटर गिवन है, टाइम हमारा कितना है 5 आवर। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने फॉर्मूला लगा दिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर, मतलब कि ये हमारा ऑपोजिट का केस है, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया 5 घंटे में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑपोजिट के लिए हमने क्या लेट करे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तो लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल होके 20, तो मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। समझ आया? अब हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड हमें डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो मतलब कि टाइम कितना है यहाँ पे 1 आवर, और डिस्टेंस तो सेम ही है 100 किलोमीटर। और इसमें केस है कि ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये जो हमारी कार है ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इक्वेशन बहुत इजी बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100/1। टाइम तो नीचे 1 है ना, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई आपकी,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये दो इक्वेशंस को आप हाईलाइट कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का डिस्टेंस निकालिएगा और यूनिट्स जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे भी यूनिट्स नहीं मेंशन करी टीचर आपका हाफ मार्क डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 यूनिट एंड breadth is increased by 3 यूनिट्स। तो मतलब कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया है, तो मतलब हमने लेंथ लेट कर लिए x यूनिट, ब्रेथ लेट कर लिया हमने y यूनिट और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने लेट कर लिया है xy। तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाते हैं। अब हमें बोला गया है कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब कि x minus 5 and breadth is increased by 3 units, y plus 3 that will be equal to xy minus 9, क्योंकि जो उसका एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट से, तो xy minus 9। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। xy plus 3x minus 5y minus 15 is equal to xy minus 9। xy से xy कैंसिल हुआ, 3x minus 5y minus 15 plus 9 is equal to 0। minus 15 plus 9 that will be equal to minus 6। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3x minus 5y minus 6 is equal to 0। This is our first equation. Understood? Let's further move. If we increase the length by 3 units, लेंथ 3 यूनिट से इंक्रीज हो गई है। और ब्रेथ के लिए क्या बोला है वो, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, मतलब ब्रेथ को भी 2 यूनिट से इंक्रीज कर दिया। तो इधर हमें क्या मिल रहा है, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, तो एक्स वाई प्लस 67। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। और ये क्वेश्चन अलग है कि जो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे इसे सॉल्व, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगी कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि ये मेथड अप्लाई करने से आपका क्वेश्चन का टाइम रिड्यूस हो जाएगा और आप बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बस इतनी बात करेंगे। इफ यू लाइक आवर वर्क प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to our channel Somil Study Circle and press the bell icon for the upcoming updates. And guys, if you have some doubts related to previous videos or in this video, please post your doubt in the comment section. Thank you friends for watching this video.